कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक राज्याध्यक्ष है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति देने के बाद भी वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, जैसे भारत के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की भांति है। ठीक है, और इसी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ने कहा कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है लेकिन कार्यपालिका का नहीं। ठीक है, तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति के बारे में यह किसने कहा था कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का मुखिया नहीं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का शासन नहीं चलाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से केवल यह कह सकता है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। ठीक है, और पुनर्विचार के पश्चात मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से भी काम करता है बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर, यद्यपि उसके पास संवैधानिक विवेक की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद में है? 74। जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसके कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट को विघटित कर सकता है। तो जब भी यह प्रश्न पूछे कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट को कौन विघटित करेगा? राष्ट्रपति। यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, पर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को विघटित कर देगा। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया। राष्ट्रपति के संबंध में विभिन्न संशोधन हुए हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 2 नियम बनाए गए। पहला कि कैबिनेट के सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार जो भेजने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो दी गई, और अगर दोबारा वो अगर मंत्रिपरिषद जो है चाहे मंत्रिमंडल फिर उसको भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाने के लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा करेगा। तो जब भी यह प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, तो 42वें और 44वें दोनों में किया गया। ठीक है, लेकिन 44 में कुछ ज्यादा कर दिया गया। 44 में यह किया गया कि मान लीजिए कि कोई विधेयक भेजा गया राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, अब क्या किया, उसको लौटा दिए, और फिर मंत्रिमंडल उसको दोबारा भेज रहा है तो उस पर सलाह देने के लिए बाध्य है। और उसके अलावा आपातकाल की अगर घोषणा करना है राष्ट्रपति को तो उसके लिए किससे सलाह लेगा? मंत्रिपरिषद से। ठीक है, अब आते हैं लोग उपराष्ट्रपति पर, कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, और देश का दूसरा सर्वोच्च पद भी उपराष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और यह अमेरिका संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, यानी कि एक्स ऑफिसियो होगा। तो अगर प्रश्न आएगा कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? 63 में। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला? 64 के अंदर। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह 66 में है। ठीक है, और इसके अनुसार
उपराष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, हाँ माने लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य हैं उसके विधानसभा, और प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और गुप्त मतदान से होता है। ठीक है, मतदान के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? 108 में। ठीक है, और यदि सदन में कुछ स्थान खाली है तो इसके आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। और सामान्यतः राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक अधिकारी बनाया जाता है। कि निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वे राज्यसभा के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को बनाया जाता है। और वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी है। ठीक है, अब आते हैं लोग कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या सिस्टम है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया और उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो 66 में है, अनुच्छेद 66 में। निर्वाचन की जो मतलब प्रक्रिया है वह 66 के 1 में है, और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो 66 के 3 में है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे पहला हो गया वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति में भी था कि भारत का नागरिक हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज अंतर है कि उपराष्ट्रपति के लिए यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वहां था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता राष्ट्रपति रखता हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण जैसे ग्राम पंचायत हो गया या नगर निगम हो गया या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, सरकारी कर्मचारी नहीं हो। परंतु वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल तथा संघ या राज्य का मंत्री किसी भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अतः इसी कारण वह उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए योग्य होते हैं। और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो, जबकि राष्ट्रपति में क्या था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि एवं पद रिक्तता क्या है? तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को लिखित रूप में संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा उससे सहमत हो। अर्थात यहाँ क्या है? महाभियोग वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, परंतु हटाने का जो संकल्प राज्यसभा में पारित किया जाएगा उसका हो जाएगा ना। हाँ, राज्यसभा केवल सहमति अपना दे दे बस, लेकिन राज्यसभा क्या करना हो? 14 दिन पूर्व उसको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी अनुच्छेद 67 के अनुसार। वहां पे 2/3 था, वहां पे 2/3 था, यहाँ पे सिर्फ बहुमत रहेगा। दोनों में 2/3। सबसे पहले 1/3 लिखित दे। एक सेकेंड रुक जाइए। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो 61 है, अनुच्छेद 61, और उसमें लोकसभा या राज्यसभा किसी में 1/4 सदस्य लिखित रूप में दे, और अगर राज्यसभा लिखित रूप में देता है 1/4 तो उसको खुद 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। फिर आएगा लोकसभा में और ये इसकी जांच कराएगा और ये भी 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब जाके वो हटेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ है कि सिर्फ राज्यसभा का तत्कालीन उस समय जितने भी सदस्य होंगे उसमें अगर बहुमत से पारित हो जाए, यहाँ 2/3 4/3 कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? अधिकतम 250। तो 250 में मान लीजिए अगर 150 है, 150 में अगर जोड़िए ना 75 आदमी 80 आदमी अगर कह दे रहा है कि नहीं उपराष्ट्रपति को हटाया जाए,
तो हट जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे महाभियोग लगाकर हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है ये अगर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है तब इस पर महाभियोग लगेगा। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, माने राष्ट्रपति किसी कारणवश बीमार हो गया, चाहे मृत हो गए, तो जो 6 महीने का जो अवधि होता है उसमें अगर वो काम कर रहा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, तब महाभियोग वो हटाया जाएगा। जिस विधि से संविधान में राष्ट्रपति को हटाए जाने की विधि है, यानी कि महाभियोग, अनुच्छेद 61। शपथ देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जिसको नामित करे उसके सम्मुख जो है इनको अपना शपथ लेते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो नहीं रहे तो सीनियर कोई। हाँ, ठीक है। उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो सभी निःशुल्क हैं। ठीक है। यानी कि जैसे निवास, फोन वगैरह, और भारत के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है जैसे राष्ट्रपति को, लेकिन जो इनको है 4 लाख रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया है, और वो भी उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है। पहले जो उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है 10 वर्ष उनका उस समय रहा, यानी कि लगातार 2 राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़ है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य हैं। सबसे पहला है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में। अनुच्छेद 63 में क्या था कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। समझ गए? क्या समझे? अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब वह राज्यसभा का सभापति तो काम नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है, और जो व्यक्ति सदन का अनुशासन भंग करता है उसको ये कानूनी कार्रवाई भी करता है और या उसे बाहर निकाल सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को मत देने का जो है अधिकार नहीं है जब तक निर्णायक मत की पोजीशन न चलाए, इसलिए कि उस सदन का उस सदस्य न रहते हुए भी उस सदन का वह सभापति है, यानी कि उसे सामान्य मत देने का अधिकार नहीं है राज्यसभा में, केवल निर्णायक मत देगा, यानी कि क्रूशियल वोट। जब किसी विधेयक को राज्यसभा पास कर देती है तब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उस पर साइन करता है, जो एक अध्यक्ष को करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सौंपा जाता है? अनुच्छेद 65। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 का ये कहता है कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दे या पद से राष्ट्रपति को हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से पद में रिक्ति हुई है राष्ट्रपति की, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक ऐसी स्थिति में सिर्फ 6 माह तक ही काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति में नियम है कि 6 माह के अंदर चुनाव करा लेने हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए और वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कितना दिन तक करेगा? 6 माह, क्योंकि राष्ट्रपति में यह लिखा हुआ है कि उसको 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है। ठीक है। हाँ, पहले हो जाए तो पहले राष्ट्रपति बन जाएगा, 6 माह तक मैक्सिमम। यहाँ उपराष्ट्रपति कल चर्चा की फंस जाएगा, ये बड़ी माने क्रूशियल चीज है, फंसेगा एकदम। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या किसी कारण से वो पद त्याग कर दिए, महाभियोग लग गया, या अन्य किसी कारण से मान लीजिए रिक्ति हो गया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में सिर्फ 6 माह तक काम करेगा, अधिकतम। आपका कहना है कि बीच में चुनाव हो गया तो हट नहीं जाएंगे।
अनुच्छेद 65 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अगर असमर्थ हो, माने उनका तबीयत खराब हो गया या चल फिर नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कार्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को फिर से संभालना चाहते हैं। माने मान लीजिए आप राष्ट्रपति हैं, अपना मरे ना कुछ हो गए, लेकिन आपका तबीयत खराब हो गया, चाहे आप काम करने में असमर्थ हैं, हम माने कोई भी है, तो हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, तो हम क्या हुए, राष्ट्रपति बन गए। तो हम तहिया तक काम करेंगे जब तक आप फिर से स्वस्थ नहीं हो जाते। हाँ, वो 6 महीना का, वो सालों भर 2 साल चलेगा, माने जितना दिन तक उनका पद रहेगा, 5 साल। 65 के 3 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों एवं उनके सभी उन्मुक्तियों का भी प्रयोग करेगा और उसे वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। तो बीमार रहेंगे तो वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। देखिए, इसको क्लियर हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला था कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, लेकिन उसको निर्णायक मत ही देने का अधिकार है, क्रूशियल मत, साधारण मत नहीं देगा, जब वह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कब काम करेगा, तो यह अनुच्छेद 65 के अनुसार होगा। 65 के 1 में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, महाभियोग लगा के पद खाली है, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, मर गए, चाहे माने कोई महाभियोग लग गया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। 65 का 2 कहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का कोई तबीयत खराब हो गया, क्या कार्य करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उतना दिन तक काम करेगा जितना दिन तक कि अपने पद पर फिर स्वस्थ होकर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और 65 का 3 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो राष्ट्रपति का सारा पावर का यूज करेगा, उनका वेतन भत्ता उसको राष्ट्रपति वाला मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं जाकिर हुसैन, और देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तो जब जाकिर हुसैन का जब मृत्यु हुआ तो बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। वर्ष 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पर बीडी जत्ती ने पद संभाला था। और इसी देखिए, अब बताइए, जब मृत्यु जो इनका हुआ जाकिर हुसैन का, तो बीबी गिरी पद संभाले, फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु हुआ तो बीडी जत्ती पद संभाले, तो कितना दिन तक अधिकतम काम करेंगे? जब उनका कार्यकाल जो बचा हुआ गया 6 महीना, मर गए तो 6 महीना, महाभियोग से हट गए तो 6 महीना, अस्वस्थ हैं तो जहिया ले वो अपने वापस नहीं चले आते हैं पद पर, माने 5 साल का टेन्योर ना है, तो उसमें ज्यादा दिन काम करते, मात्र 6 महीना काम करेगा लोग। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व अन्य सुविधाएं मिलता है, ठीक है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इसका अर्थ है कि एक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है 4 लाख। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ विषय हैं, जैसे अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी उत्पन्न शंकाओं एवं विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसका ही निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 71 में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य अगर घोषित कर दिया जाए कि ये चुनाव जो है गलत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इनके पदावधि के दौरान ये जो कार्य किए रहेंगे वो मान्य होगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति के रूप में आप चुने गए, चाहे राष्ट्रपति बन गए, लेकिन बाद में आपका चुनाव अवैध हो गया, तो क्या हो जाएगा? कार्य जो किए वो वैध रहेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय का जो नियमन है, माने इनके निर्वाचन से संबंधित जो रेगुलेशन बनाना है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। सबका संसद ने बनाता है। लेकिन अगर निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या समाधान करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचक
को निर्वाचक मंडल अधूरा रहने के कारण न्यायालय में इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है इसलिए चुनाव नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। तो यहां से इन चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया उपराष्ट्रपति के बारे में। अब थोड़ा लूसेंट में आइए, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63 में। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। और भारत में के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 63 में। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में? 64 में। एवं राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 89 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में क्रूशियल वोट देगा, निर्णायक मत देगा। अच्छा, एक प्रश्न बताइए आप, वह कौन सा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार है? उपराष्ट्रपति, सभापति के रूप में निर्णायक मत। योग्यता क्या है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और निर्वाचन के समय किसी लाभ पर पद न हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी राज्य विधानमंडल का हो, दूसरा बात है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो जाता है, अब पहले वह मान लीजिए किसी स्टेट में मंत्री है, चाहे भारत सरकार में कोई मंत्री है, तो जब यह उपराष्ट्रपति बन जाएगा ये पद छोड़ देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए जो निर्वाचन मंडल है यह अनुच्छेद 66 के 1 में है और इसमें उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और निर्वाचन गुप्त होता है, यानी कि मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति की पदावधि 67 अनुच्छेद 67 में, और यही होगा कि या लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे दे तो हट जाएगा कि हम अपने पद से त्याग पत्र कर रहे हैं क्या, या राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा जिसे सहमत हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उसको कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न देगी। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न चुना जाए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा राष्ट्रपति की तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है और निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अच्छा, वह कौन सा व्यक्ति था जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत था भारत का? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 52 से 62 लगातार 10 कार्यकाल के, और वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो 11/8/2022 से अभी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, अधिकारों, भत्तों, विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ कह रहा है कि जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन का हकदार भी नहीं होगा। अब आइए हम लोग प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में, ठीक है। कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, सैद्धांतिक सिद्धांत में, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में। जबकि सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि वास्तव में कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 74 में, ठीक है।
और राष्ट्रपति जो है इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार यानी कि रिकॉन्साइडर के लिए वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है। अब आइए प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार में। बहुत गठबंधन हम लोग सुन रहे हैं, जैसे यूपीए, एनडीए। 1990 के दशक में विशेषकर त्रिशंकु संकट की स्थिति पैदा हो गई और गठबंधन सरकार के दौर में प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका में कमी हुआ है। क्यों? गठबंधन के कारण। ठीक है। पहला है कि मंत्रिमंडल के निर्माण में गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री की भूमिका कमजोर हुई है। क्यों? बहुत सारा दल है, कहेगा कि बात नहीं मानिएगा तो हाथ है बहुमत खींच लेंगे। विभागों में बंटवारे में भी प्रधानमंत्री स्वतः निर्णय लेने में असक्षम है। गठबंधन सरकार यानी कि अलायंस गवर्नमेंट के युग में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय नेतृत्व में भी कमी आई है और गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री को संसदीय कार्य व्यवहार के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गठबंधन सरकार में दलों की समन्वय समिति भी प्रधानमंत्री पर नियंत्रण करती है। अतः गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका में ह्रास हुआ है, फिर भी प्रधानमंत्री भारतीय शासन की धुरी बना हुआ है। ठीक है। गठबंधन सरकार में यदि प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति में उतना ह्रास नहीं होता है, जैसे मोदी साहब। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा बने रहे। मई 2014 में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 543 में 282 सीटें हासिल हुई, हालांकि केंद्र में सरकार एनडीए की ही बनी, किंतु भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में सरकार गठित करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। अब आइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। किस अनुच्छेद में है? 75 में। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और यह नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। और 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को चुना गया जाता है और परंपरा अनुसार त्रिशंकु लोकसभा यानी कि हंग पार्लियामेंट की स्थिति में राष्ट्रपति जो है सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। जैसे वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि त्रिशंकु संकट की संसद की स्थिति थी और सबसे बड़े दल थे। प्रधानमंत्री और चुनाव विवाद। 39वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री का चुनाव न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है, परंतु इंदिरा गांधी रली। 44वें संशोधन अधिनियम में 39वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़े गए अनुच्छेद 329 को रद्द कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई उसी प्रकार की जाएगी जैसे संसद के सदस्य के विरुद्ध अनुच्छेद 329 के अंतर्गत की जाती है। अब आइए योग्यता प्रधानमंत्री का क्या है। संविधान में प्रधानमंत्री पद की योग्यता का वर्णन कहीं नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कहीं नहीं है, चूंकि प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसलिए उसमें उन सभी योग्यताओं का होना आवश्यक है जो संसद के सदस्य में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे सदन में बहुमत दल में ही प्राप्त होना चाहिए। बहुमत दल का नेता होगा तभी ना पीएम बनेगा। पदावधि आइए। समांतर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। जब तक बहुमत का समर्थन रहेगा पीएम रहिएगा, नहीं तो घरे जाइएगा। लोकसभा में बहुमत खो देने या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव में अपना बहुमत नहीं सिद्ध करने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। तो वो कौन ही, अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्न में से वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और
अटल बिहारी वाजपेयी, 4 व्यक्ति। नामों को याद रखना है और बार बार ऑड इवेंट पूछेगा। प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्ति आइए। पहला राष्ट्रपति के संबंध में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, विधान विषयक निर्माण संबंधी जो भी जानकारी मांगे राष्ट्रपति को उसे देना है, अनुच्छेद 78 के अनुसार। प्रधानमंत्री या मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना है, और शासन प्रशासन संबंधी सभी जो निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे, मंत्रिपरिषद लेंगे, इसको राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। मंत्रिपरिषद के संबंध में आइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां निम्न है। मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन व फेरबदल करना, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने की सिफारिश राष्ट्रपति से करना, किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए या राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने के लिए राष्ट्रपति को उससे सिफारिश करना। मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम। और उसके निर्णयों को स्वयं भी त्याग पत्र द्वारा, स्वयं त्याग पत्र मोदी दे दिए तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त होगा। संसद के सत्र को आहूत करने एवं प्रोपगेशन यानी कि सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना, राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए सिफारिश करना, और संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करना। अन्य शक्ति में आइए। राष्ट्र की विदेश नीति अर्थात फॉरेन पॉलिसी को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका प्रधानमंत्री ही निभाता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। सेनाओं का राजनीतिज्ञ, कितना बढ़िया प्रश्न है कि अगर ये पूछे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन है? पॉलिटिकल हेड, प्रधानमंत्री। मिला एक नया प्रश्न कि तीनों सेनाओं का पॉलिटिकल हेड कौन है? प्रधानमंत्री। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। तो सिर्फ प्रमुख पूछेगा तो राष्ट्रपति, अब पॉलिटिकल हेड लगाएगा तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इस प्रकार प्रधानमंत्री की देश में राजनीतिक प्रशासनिक में अति महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देश के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे, जो गुलजारी लाल नंदा करवाहट प्रधानमंत्री थे। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थी, इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी का। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, एचडी देवगौड़ा। बड़का भाग लेके आए पीवी नरसिम्हा राव कि कोनो सदन के सदस्य ना रहा। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं 26 मई 2014 से, और ईश्वर चाहेंगे तो अब रहेंगे वहीं। उप प्रधानमंत्री में आइए। और इससे एक प्रश्न पूछा था और हम लोग गलती मार दिए थे, याद है हमको। उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, सबसे पहला बात। लेकिन भारतीय संसदीय राजनीति में परंपरा अनुसार अनेक बार उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है और कैबिनेट मंत्री के समान ही उसकी सारी शक्तियां व कार्य होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। अब तक इतिहास में निम्न उप प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के कार्य में वल्लभ भाई पटेल, तब न रियासतों को मिला दिए। इंदिरा गांधी के कार्य में गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। 66 में मोरारजी देसाई के काल में बाबू जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के काल में वाईबी चौहान, और चंद्रशेखर के काल में चौधरी देवीलाल, और अटल बिहारी वाजपेयी के काल में लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये जो उप प्रधानमंत्री जो हुए हैं ना, इसी में पूछा था कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कभी उप प्रधानमंत्री नहीं था।
और ऑप्शन में मेनन था, हम मेनन ने मार दिए, जबकि मेनन था 62 में रक्षा मंत्री था, तो वही गलती हम मार दिए। तो इसको याद कर लिया जाए कि नेहरू के काल में वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद इंदिरा गांधी के काल में गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, फिर मोरारजी देसाई के काल में बाबू जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के शासन काल में वाईबी चौहान, और चंद्रशेखर के काल में चौधरी देवीलाल, और अटल बिहारी वाजपेयी में लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि उप प्रधानमंत्री जो बने लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी देवीलाल, वाईबी चौहान, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आइए मेन पॉइंट पे, मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं। भारत का जो संविधान है उसमें केवल चर्चा है मंत्रिपरिषद का, यानी कि मंत्रिमंडल का नहीं है। और मंत्रिमंडल तो संसदीय प्रणाली की परंपराओं की उपज है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री, स्वतंत्र, हाँ, बहुत अच्छा। मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि देश की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, जिसको कार्यकारी, वैधानिक, वित्तीय आदि शक्तियां प्राप्त होती है। तो अगर ये प्रश्न पूछ देगा कि देश की वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद को कार्यकारी, वैधानिक यानी कि कानूनी, और वित्तीय सभी पावर है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 78 में, 1978 में। अब आइए मंत्रिपरिषद का निर्माण। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने दल के कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के रूप में नियुक्त करवाता है, और नियुक्त मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, अपना पद धारण करते हैं। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बहुत बार पूछा हुआ है। यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो उसे उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रखा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है, यानी कि उसे बनना पड़ेगा। हाँ, इनको बनना पड़ा होगा। अरे क्या नाम है विदेश मंत्री का? एस जयशंकर, एस जयशंकर को 91 सब यहाँ सीपी सिंह बिहार में जेडीयू के थे। हाँ, उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था, मंत्री स्टील मिनिस्टर थे। हाँ, हट गए। बाद में सपोर्टो नहीं किया सर, नहीं सपोर्ट किया, नहीं दिया सब टिकट। 91 संविधान संशोधन वर्ष 2003 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को जिसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है, दल बदल कानून, दल बदल कानून किस में है? 10वीं अनुसूची में है। 1985 में इसको पारित किया गया था। बनने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा, और उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पुनर्विचार न हो जाए, पुनर्निर्वाचित न हो जाए। प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत दल प्राप्त के नेता को ही आमंत्रित करता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर उसे पीएम की नियुक्ति का अवसर दे सकता है, जब उस समय जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। तबे न पीवी नरसिंह राव बन गए 91 में, 96 में, और देश में क्या ले आ दिए? उदारीकरण, हाँ, लिबराइजेशन, और कौन सी कहा जाता है उसको, कांग्रेस के थे ना। हाँ, उस समय जब बहुमत वाले दल का कोई निश्चित नेता न रहे या प्रधानमंत्री पद के 2 प्रमुख दावेदार हों, राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके स्वेच्छा से काम चलाओ संबोधित करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां होती है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। इन मंत्रियों के बीच उनके पद क्रम, वेतन और राजनीतिक महत्व के आधार पर अंतर होता है। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, गृह, रक्षा, वित्त, और ये मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय और विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, और उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी मंत्री बना दिया जाता है।
सहयोग के रूप में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभाग को दायित्व दिया जाता है या मंत्रालय के संबंधित कोई संबंधित दोनों मामले में कैबिनेट की सलाह पर देखे जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। देखिए दे अंतर आ गया। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है कि मंत्रिमंडल इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल का आकार छोटा एवं रचना सुविधा की दृष्टि से की जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अनुच्छेद 352 के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। जबकि क्या था, इसकी चर्चा कहीं मंत्रिमंडल का संविधान में नहीं था, सिर्फ मंत्रिपरिषद का था। तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, आकार छोटा होता है मंत्रिमंडल का, लेकिन मंत्रिपरिषद में इसका आकार काफी बड़ा होता है और इसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव शामिल होते हैं और यह एक संवैधानिक संस्था है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि मंत्रिपरिषद क्या है, एक संवैधानिक संस्था है और ये काफी बड़ा होता है। तो निम्न में से कौन बड़ा है, तो क्या मारिएगा, मंत्रिपरिषद। ये भी प्रश्न पूछा था, ठीक है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, सचिव जो है, संसदीय सचिव वगैरह, ठीक है। अच्छा, मंत्रिमंडल में जो है सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। आकार छोटा होने के कारण अधिक बैठकों का आयोजन कर सकता है मंत्रिमंडल, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट मंत्री का होगा, और आकार बड़ा होने के कारण इसकी बैठक मंत्रिपरिषद की कभी कभी होती है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण एवं निर्देशन करता है और नीति निर्धारण से संबंधित कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं किए जाते हैं। वो कौन करेगा, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के परामर्श का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा संपादित होता है, इसलिए कैबिनेट पीएम मिलकर देंगे। अनुच्छेद 78 के सी के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श मांग सकता है, किंतु व्यवहार में यह कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि पीएम और कैबिनेट से काम चला लेता है। स्वतंत्र प्रभार यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज के मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री के समान ही पूरी शक्ति और स्वतंत्रता से करते हैं। नहीं होता है कि स्वतंत्र प्रभार यानी कि पूरा कैबिनेट मंत्री के समान उसको शक्ति है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। उप मंत्रियों को कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है और उप मंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उप मंत्री न तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और न ही उन्हें कैबिनेट के बैठकों में भाग लेने दिया जाता है। मंत्रियों की एक और श्रेणी होती है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है, के पास कोई विभाग नहीं होता। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए प्रयुक्त होते हैं। और 91 संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, और 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। अब आइए मंत्रिपरिषद की क्या शक्ति और कार्य है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है। संपूर्ण देश के शासन संचालन का कार्य मंत्रिपरिषद ही करती है और पूरे राष्ट्र के धन का विनिमय, रेगुलेशन मंत्रिपरिषद करती है। कानून को लागू करवाना, व्यवस्था को बनाए रखना मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनेक लेजिस्लेशन संबंधी कार्य करती है। कानून जैसे विधेयक तैयार कराना, संसद में प्रस्तुत करना, संसद सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देना। मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी करती है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश कौन जारी करती है? मंत्रिपरिषद लिख के देगा तो राष्ट्रपति जारी करेंगे। देश के उच्च शासन अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसे IAS OAS ये न करेंगे। विदेश नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करना मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही करेगा। मंत्रिमंडल का मतलब क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री और पीएम। मंत्रियों के समूह की अवधारणा। मंत्रियों के समूह को GOM की अवधारणा का उदय 1990 में भारत में हुआ और इसके तहत किसी विशेष पर अनेक मंत्रियों को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की जाती है और इससे निर्णय प्रक्रिया में गठबंधन वाले दलों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है तथा विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाता है और इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लुसेंट में। प्रधानमंत्री मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में। 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसको वो शपथ दिलाएंगे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन 2003 में कहा गया। 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। किस अनुच्छेद में है? 75 के 3 में। और मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे 75 के 2 में है। और 75 में कहा प्रधानमंत्री और 74 में मंत्रिपरिषद। ठीक है। अच्छा, ये मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे ये 15% से ज्यादा नहीं होंगे लोकसभा का। किस अनुच्छेद में नियम लगाया गया? 91 संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। 75 के 5 सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान को ये तो फ्री बढ़ले भाई लोग देश यही है लोग के हो गए हमने के लेबर नहीं जा। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे, अथवा देखिए कितना सुंदर सब लिखा है, उस दिन चर्चा हुआ था इस पर कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे तथा उस विभाग से संबंधित विधेयक को अगर रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसीलिए जो कैबिनेट मंत्री है जल्दी झूठ नहीं बोलता है। कितना बढ़िया शब्द लिखा है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध, चाहे रेलवे मंत्री क्यों ना हो, अविश्वास के प्रस्ताव कब पारित होगा? जब उसका झूठ बोल दिए तो पारित हो जाएगी। झूठ बोलते बहुमत कराएगा ना, तो बहुमत कराएगा तो देखिए एक से एक लोग ना है। आपको क्या लगता है वोटिंग जिसके पक्ष वाला पार्टी जनसंख्या नियंत्रण पर तो नहीं होगा ना वोटिंग? कहा नहीं कर पीछे करा पक्ष वाला जो पार्टी वाला है ये कोई जरूरी नहीं है। बातें नहीं समझते हैं आप। कोई जरूरी है? आज जनसंख्या नियंत्रण पर गिरे ना, आपको क्या लगता है? विपक्ष वाला राम मंदिर के लिए ऐसी हो गया सब कोई सुब्रमण्यम स्वामी है। तब बहुत ऐसा आज जनसंख्या खोले ना, देखिए ना कैसे हाथ खींच रहा है सब। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे तथा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु जो है उनके पदावधि के दौरान ही हो गई, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हो गई। ठीक है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा जो है वह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष में 12 दिन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री की पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है और देश के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री भी हैं मोरारजी देसाई। ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी, सबसे बूढ़े व्यक्ति भी और प्रधानमंत्री की पद से त्याग पत्र देने वाले मोरारजी देसाई। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री प्रथम विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, बीपी सिंह। ठीक है। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे तो वे थे पीवी नरसिम्हा राव और सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी का, और 13 दिन में वो कमाल कर दिए जिसका कोई जवाब नहीं। पोखरण परमाणु परीक्षण। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे एचडी देवगौड़ा साहब। ठीक है। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3। कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अपने अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर ही मंत्रिमंडल बनता है। हालांकि मंत्रिमंडल का संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, मंत्रिपरिषद का है जो संवैधानिक निकाय है। ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है और वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र को आहूत करने, प्रोपगेशन यानी कि सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। अब जब भी यह प्रश्न पूछेगा कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है?
विघटित कौन करता है, और ऐसा करने के लिए उनको सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। पीएम प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का काम करेगा, कम्युनिकेशन का। किस अनुच्छेद में है, 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्यों के चुनाव एवं चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों और नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी कि रेल मंत्री के सीतारमन जी के हटाओ को कहूँ देव मोदी जी वित्त मंत्री है, अगर एवरा कही नो तो तुरंत राष्ट्रपति हटा दिया, चल जाइए घर। वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और अपने पद से त्याग पत्र देकर सारा जाने के लेके डूबी हो जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू चाचा थे और वे कुल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक पीएम पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी सबसे पहले कब प्रधानमंत्री बनी, 66 में, राज्यसभा की सदस्य थी। पहली बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी 66 में, वो तो राज्यसभा की सदस्य थी, और दूसरी बार 80 में बनी तो 84 में उनको गोली मार दिया लो। चरण सिंह एकमात्र ऐसे पीएम रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले बीपी सिंह थे। तो बस से विश्वास मत नहीं जो प्राप्त करेगा, कौन थे, बीपी सिंह। और ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में गए नहीं किए का है, क्योंकि चरण सिंह डाकू इनको उठा ले गया था। चरण सिंह डाकू आदमी थोड़े जाए, हालांकि डाकू नहीं थे, बहुत अच्छे आदमी थे। एक कार्यकाल में हम लोग तो याद करने के लिए कुछ कह देंगे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक पीएम के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए मात्र 13 दिन। ये भी कुंवारे थे, मोदियों कुंवारे है, योगियों कुंवारे है, गजब हाल है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगातार 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल रहे, और साथ ही जगजीवन राम जो है वह देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं 1977 में मोरारजी देसाई के काल में। चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर प्रश्न कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी। देखिए 2 टाइप का यहाँ प्रश्न है। अगर ये प्रश्न पूछे कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का जो लगातार 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री में रहे, लेकिन ये अगर पूछे कि सबसे ज्यादा समय तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृतकर। ठीक है, अब आइए मंत्रिमंडल और सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, पीएम सचिवालय। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव, जो देश का सबसे बड़ा क्या है, अधिकारी है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और भारतीय सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है, और यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बैठाता है। ठीक है, तो मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। समझ गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघीय संसद को, कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर बनी है, अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और यह उच्च सदन है, और राज्यसभा हो जाएगा 80। ठीक है, और संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। संघीय संसद अगर संसद कहे तो 79, और संसद में हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया संसद 79, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81।
ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी है? 250। यह किस अनुच्छेद में है? 80 में। राज्यसभा की संरचना स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। भारत की जो संसद है उसकी व्याख्या 79 में है, संसद का स्ट्रक्चर। और भारत की संसद का कहने का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनेगा, ठीक है। अब आते हैं राज्यसभा में, जो उच्च सदन है। तो राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल वो तो अस्थायी सदन है। वर्तमान समय में यह संख्या 250 नहीं 245 है। और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 21 देश से लिया गया है मनोनयन वाला, आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। और शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात 233 का क्या होता है? चुनाव होता है, चुनाव होगा। और 12 जोड़ दीजिएगा तो 245, 12 मनोनीत हो गए। और अधिकतम संख्या 250 है। अब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा? 45। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कोई भंग नहीं होगी। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसके 1/3 जो मेंबर हैं वह प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 में है। तो ये बार बार फंसता है कि कितने तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे और चुनाव करा लेना है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा हम लोग कल पढ़ेंगे।